यदि आप अपने आसपास के वातावरण में देखें तो आपको दो तरह की वस्तुएं मिलेंगी। एक वो जो कुदरती है यानी नेचुरल, और दूसरी वो जिन्हें मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है यानी कि मैन मेड। और दोनों में ही इतनी विविधता नजर आएगी कि आप इस बात को मानेंगे कि मनुष्य भी कुदरत के तरह ही क्रिएटिव है। हालांकि क्रिएटिविटी और मेंटल कैपेबिलिटीज में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन फिर भी सभी इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव नहीं होते। क्रिएटिविटी का इतिहास मानव के इतिहास के जितना ही पुराना है, और कई इन्वेंशन तो ऐसी हैं जो कि प्री हिस्टोरिक काल की मानी जाती हैं। और इनमें से कुछ ऐसी हैं जैसे कि व्हील यानी पहिया, जिसे हम 5500 साल बाद भी अभी भी प्रयोग में लाते हैं। हालांकि क्रिएटिविटी शब्द का प्रयोग काफी नया है, इसे स्टैंडर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी में जोड़ा गया 1934 से 1961 में। और 21वीं शताब्दी के आते आते हमारे मॉडर्न लाइफ में चैलेंजेस इतने बढ़ गए कि हमें जरूरत पड़ने लगी डाइवर्जेंट थिंकिंग की, ताकि हम आने वाले समय को प्रिडिक्ट कर सके, भूखा वर्ल्ड को मैनेज कर सके, ऐसे स्किल्स डेवलप कर सके जो कि इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ताकि हम अपने जीवन को और ज्यादा खुशनुमा बनाए रख सकें। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी की, जो कि इंटेलिजेंस से काफी संबंधित है, लेकिन फिर भी काफी डिफरेंट है। 21वीं शताब्दी में जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की, क्रिएटिव थॉट की और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व। इन सब टर्म्स के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे मॉडर्न क्रिएटिविटी मेटाफिजिक्स से साइको एनालिसिस तक पहुंची, यानी हिस्टोरिकली ये टर्म किस तरह से डेवलप हुई। सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिविटी वर्ड के बारे में। कुछ लोग क्रिएटिविटी को ज्ञान से संबंधित मानते हैं, कुछ से मानते हैं किसी व्यक्ति विशेष का गुण। कईयों के लिए ट्रेडिशन से हट के कुछ करना क्रिएटिविटी है, लेकिन सब मानते हैं कि क्रिएटिविटी में एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए। क्रिएटिविटी को इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज के साथ जोड़ा जाता है, और ज्यादातर इसे आर्टिस्टिक वर्क के साथ यानी कला के साथ जोड़ा जाता है। क्रिएटिविटी को साइंटिफिक पर्पस के लिए डिफाइन करना काफी मुश्किल है। हालांकि इसके लिए दो थ्योरीज प्रचलित है, यानी कॉम्पिटिशनल थ्योरी और डार्विनियन थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज के बारे में आगे चल के हम जानकारी लेंगे। सब लोग ये मानते हैं कि क्रिएटिव पर्सन वो है जो कि नए तरीके प्रयोग में लाता है, नए प्रोसेसेस या अप्रोचेस खोजता है, या कोई नई वस्तु बनाता है, या किसी पुरानी वस्तु का कोई नया प्रयोग ढूंढ लेता है। यानी क्रिएटिविटी रिलेटेड है इन्वेंटिवनेस से, इमेजिनेशन से, नए प्रयोगों से और ओरिजिनलिटी से। कुछ भी हो, क्रिएटिव पर्सन हमेशा कुछ नया करता है। यानी क्रिएटिविटी को हम दो शब्दों में बयान कर सकते हैं, दैट इज टू थिंक डिफरेंटली। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को अपने अनुसार भी दो तरह के कालों में बांटा जाता है, यानी प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है लगभग 5000 साल पुराने से। उससे पहले का जो काल है उसको प्री हिस्टोरिक टाइम माना जाता है, जिसमें स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है। उस समय पर भी मनुष्य ने कुछ ऐसे हथियार या कुछ ऐसे टूल्स बनाए जिससे वो भली भांति शिकार कर पाता था, अपने आप को बचा सकता था। यानी वो भी एक तरह का क्रिएटिव यूज ऑफ स्टोन या मेटल्स था, जिसका इतिहास लगभग 2.6 मिलियन साल पुराना है। व्हील जिसको आज भी हम यूज करते हैं, उसका उद्गम लगभग 5500 साल पुराना माना जाता है। जहाँ तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात है, ये लगभग 5000 साल पुराने हैं। हिस्ट्री को तीन कालों में बांटा जाता है, क्लासिकल, मिडीवियल और मॉडर्न। क्लासिकल यानी 620 से लेकर 476 एडी तक का जो समय काल है उसको क्लासिकल हिस्ट्री कहा जाता है। उस समय पे जो ज्यादातर सभ्यताएं थी वो थी मेडिटेरेनियन सी के आसपास, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ग्रीस, रोम और पर्शिया। इसी तरह चाइना और इंडिया के कुछ रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। इस समय पे क्रिएटिविटी को एसोसिएट किया जाता था आर्ट, म्यूजिक और स्कल्पचर के साथ, यानी ज्यादातर ये कला और वास्तुकला के साथ संबंधित माना जाता था।
हिस्ट्री के तरह ही फिलॉसफी की एक ब्रांच को नए आइडियाज के साथ जोड़ा जाता था, विच वॉज रिलेटेड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। हिस्ट्री में या फिलॉसफी में एक वर्ड यूज हुआ, पायोनियर, जिसका मतलब था टू पोएट्स टू मेक, यानी क्रिएशन का जो काम है वो किसके साथ रिलेट करता है, पोएट्री के साथ, जिसके लिए पोइंटाइन टर्म्स यूज होती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में और इंडियन माइथोलॉजी में भी आमतौर पे क्रिएटिविटी को देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया। ग्रीक माइथोलॉजी में 3 से लेकर 13 गॉडेसेस को या गॉड्स को क्रिएटिव वर्क के साथ एसोसिएट किया गया। सोक्रेटिस ने ये कहा कि क्रिएटिविटी जिससे जिसको पोएट्री के साथ जोड़ा जाता था, उन्होंने कहा कि ये कोई विजडम नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का इंस्पिरेशन है या इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से कोई अच्छी रचनाएं या कविताएं लिख पाता था। एरिस्टोटल ने भी माना कि क्रिएटिविटी देवी देवताओं का एक गिफ्ट है। प्लेटो ने कहा कि क्रिएटिव जो वर्क है दैट इज ओनली रिलेटेड टू नेचर, क्योंकि इंसान कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकता, वो जो ऑलरेडी मौजूद कुदरती चीजें हैं उनको इमिटेट करता है। इसलिए ऐसे कार्य को डिस्कवरी या खोज माना जा सकता है, लेकिन इंसान कुछ नया नहीं बना सकते। मिडल एज में यानी कि 476 एडी से लेकर 1450 एडी का जो समय काल है, उसमें भी क्रिएटिविटी को ज्यादातर पोएट्री के साथ ही जोड़ा गया। चौसर, जो कि एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोएट हुए हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी वर्ड का अपने काम में एक बुक में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया, और लेकिन उन्होंने इस वर्ड को यूज किया फॉर डिवाइन क्रिएशन, यानी सिर्फ नई जो रचना है वो तो गॉड्स या भगवान ही कर सकता है। अर्ली मॉडर्न टाइम में, जिसे रेनेसां ह्यूमैनिज्म के साथ जोड़ा जाता है, 14 से 16वीं शताब्दी में इस सोच में काफी बदलाव आया, काफी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इस समय पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यानी लोगों के कार्य को लंबे डिस्टेंसेस तक पहुंचाना आसान हो गया। ये वो समय था जिसमें लियोनार्डो डा विंसी हुए 1452 से 1519 तक। इस समय पे शेक्सपियर हुए, माइकल एंजेलो हुए, जिनके कार्यों को काफी सराहा गया। इसी समय पे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस 1440 में आविष्कार हुआ, लेकिन इसका कमर्शियल यूज लगभग 15 साल बाद तक ज्यादा पॉपुलर हुआ, और 1454 में 1455 के आसपास काफी इस तरह का वर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोगों तक पहुंचा। 17वीं शताब्दी में सर्बेवेस्की, जो कि एक पॉलिश पोएट थे, उन्होंने पहली बार इस टर्म को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पोएट भी इन्वेंट करता है, उसी तरह जैसे कि ईश्वर किसी नए काम को, नए चीज की रचना करता है, यानी पोइट्री भी एक तरह का क्रिएशन ही है। उसी तरह से जैसे भगवान नई रचनाएं करता है, उसी तरह पोएट भी नई रचना कर सकता था। लेकिन इस समय पे भी क्रिएटिविटी को सिर्फ विजुअल आर्ट्स तक इसको एक्सटेंड नहीं किया गया, और इसे सिर्फ पोइट्री या कविता के तक ही रखा गया। जो डांस फॉर्म्स है या स्कल्पचर है या दूसरे कार्यों में जो क्रिएटिविटी है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मॉडर्न इरा यानी कि 1750 से अभी तक का जो समय है, इसे मॉडर्न इरा कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी पीरियड है 1764 से 1848 एडी का, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 1760 से 1840 तक, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 1859 से 1914 तक, जिसमें कई तरह की नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स माना जाता है फॉर डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ क्रिएटिव थॉट। इस समय के इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस हुए मोजार्ट और बीथोवन, और आर्टिस्ट हुए पिकासो।
बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, न्यूटन, टेस्ला और आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। इसके साथ साथ एक थॉट प्रोसेस में चेंज आया, जॉन लॉके की इंपेरिकल फिलॉसफी के कारण और डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के कारण। यानी इससे पहले तक 1856 में ये बुक पब्लिश हुई, उससे पहले तक ये थॉट था, प्रेवलेंट थॉट था कि हर चीज को भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लेकिन डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी से ये प्रपोज किया कि चीजें अपने आप में भी बदलाव लाती हैं, यानी एवोल्यूशन होती है। इसके बाद का जो समय है 1900 से 1950 तक का, इसको क्रिएटिविटी एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस समय पे वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, लेकिन फिर भी काफी वर्क हुआ क्रिएटिविटी के फील्ड में। 1926 में जी वेलस ने एक बुक लिखी, आर्ट ऑफ थॉट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्रिएटिव होना कोई दैवीय शक्ति या भगवान के आशीर्वाद के सिवाय भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसको उन्होंने कहा क्रिएटिव प्रोसेस। आमतौर पे क्रिएटिविटी को एक मिस्टिकल प्रोसेस माना गया, क्योंकि जो लोग क्रिएटिव थे वो खुद भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि वो किस तरह से नई इन्वेंशंस कर पाते हैं। जी वेलस ने, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर थे, इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेटर थे और सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उस समय के जो साइंटिफिक प्रोसेस था, जो कि हेम्होल्ट्ज का प्रोसेस कहा जाता है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसके स्टेप्स को कंबाइन करके उन्होंने एक क्रिएटिव प्रोसेस को डिफाइन किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक चौथा स्टेप जोड़ा, जो कि पॉइंटियर मैथमेटिशियन ने वेरिफिकेशन का स्टेप दिया। इन सभी को जोड़कर उन्होंने डिफाइन किया कि क्रिएटिव प्रोसेस यानी नई चीजें क्रिएट करने के लिए ये 4 स्टेप्स जरूरी है: प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। इस प्रोसेस के बारे में हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। 1927 में क्रिएटिविटी वर्ड का प्रयोग किया गया और माना जाता है कि अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने इस टर्म को कॉइन किया, इस टर्म को बनाया। इस टर्म का उन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स यानी वो तरीका जिसमें इस चीज के ऊपर ज्यादा, प्रोसेस के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है बजाय कि क्रिएशन के, बजाय कि सब्सटेंस के। उन्होंने क्रिएटिविटी वर्ड को प्रयोग किया रिलीजन इन मेकिंग बुक में 1927 में, और उन्होंने 1929 में एक और बुक लिखी, प्रोसेस एंड रियलिटी। व्हाइटहेड की क्रिएटिविटी नोवेलिटी और इनोवेशन से संबंधित नहीं है। उनके अनुसार क्रिएटिविटी का अर्थ है उन प्रोसेसेस से जिनके कारण किसी भी रियल वर्ल्ड की वस्तुओं में कोई तब्दीली आती है, कोई बदलाव आता है। तो रियलिटी जो प्रोसेस से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और सभी प्रोसेस बेहतर तरह से तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब हम एक प्रोसेस का अन्य प्रोसेसेस के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो इस तरह से क्रिएटिविटी मेटाफिजिक्स यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग के साथ ज्यादा संबंधित समझी गई। 1934 तक जॉन डेवी ने क्रिएटिविटी इन थॉट को डिफाइन किया, यानी क्रिएटिव लोग किस तरह से सोचते हैं, क्रिएटिव थॉट क्या होता है। ही wrote a book Art and Experience in 1934। उसमें उन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन थॉट। उनके अनुसार क्रिएटिव इंसाइट यानी क्रिएटिव सूझबूझ तब पैदा होती है जब हम किसी समस्या में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं और फिर एक कुदरती तरीके से उसके ऊपर वर्क करते हैं, यानी इंक्यूबेशन। लेकिन उसका जो हल है, क्रिएटिव सॉल्यूशन, दैट कम्स थ्रू इंट्यूशन। He says a flash of revelation brings the unknown and known into sudden harmony of recognition। यानी इन्होंने भी इस चीज के प्रोसेस को इंट्यूशन के साथ जोड़ा कि कुछ
चीजों में जिनमें हम इंटरेस्ट लेते हैं उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन उस समस्या का हल अचानक एक सडन फ्लैश की तरह हमारे सामने अपीयर होता है। सो दैट ही डिफाइंड एज क्रिएटिविटी इन थॉट। 1942 में एलेक्स ऑसबॉर्न ने क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक डेवलप करी। अब ये जो समय था, इस समय पे ऑसबॉर्न ने 1919 में एक कंपनी खोली। 1938 तक ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे क्लाइंट्स उनके चले गए। इस समय पे ऑसबॉर्न एक रिक्रूटमेंट का काम करते थे, एक रिक्रूट एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते थे, और उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे लोग ऐसे वर्क प्लेस में आते हैं जो कि क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स डिवाइस करी जिससे किसी पर्सन में क्रिएटिविटी को एनहांस किया जा सके। इसको उन्होंने कहा दैट दीज टेक्निक्स कैन बी यूज्ड विद एनीवन, और किसी को भी क्रिएटिव थिंकिंग सिखाई जा सकती है। उन्होंने इस टेक्निक के लिए जो वर्ड यूज किया दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि हाउ टू थिंक अप से रिलेटेड था, यानी आप किस तरह से सोचें। अब ये जो टेक्निक है ये डेलिबरेटली यानी जानबूझ के किसी में क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव करने के तरीके बताती है। 1950 में जे पी गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच के संबंध को ज्यादा एक्सप्लेन किया। जीपी गिलफोर्ड ने स्टर्नबर्ग की थ्योरी, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसको क्रिटिसाइज किया। स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस के कई सारे फैक्टर्स हैं, और उन्होंने इसके 3 फैक्टर्स डिफाइन किए, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। लेकिन जीपी गिलफोर्ड ने कहा कि इंटेलिजेंस इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। उन्होंने 1955 में एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करी, जिसमें उन्होंने मेंटल कंटेंट के 5 एलिमेंट्स डिफाइन किए, जिसको उन्होंने कहा कि ये फिगर, सिंबॉलिक, नंबर्स, अल्फाबेट्स या वर्बल आइडियाज और बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। और इसका जो कार्य है वो 6 अलग अलग तरह के मेंटल प्रोसेसेस से हो सकता है, जो कि कॉग्निशन से संबंधित है, मेमोरी, रिकॉर्डिंग और रिकॉल से संबंधित है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ इवैल्यूएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जिसके कारण 6 तरह के मेंटल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको उन्होंने डिफाइन किया: यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। 1967 में उन्होंने इंटेलेक्चुअल मॉडल प्रोवाइड किया, जो कि क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता है। 1954 में ऑसबॉर्न पैनल्स ने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डेवलप किया। ऑसबॉर्न ने 2 स्टेप मेथड दिया, जिसके 6 स्टेप्स को डिफाइन किया पैनल्स ने, जिससे हम किसी भी समस्या का क्रिएटिव हल खोज सकते हैं। ये 6 स्टेप्स कहे जाते हैं: प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फैक्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग, आइडिया फाइंडिंग और सोल्यूशन फाइंडिंग। 1962 तक आते आते क्रिएटिविटी की जरूरत महसूस हुई कि इसे स्कूल के बच्चों में भी सिखाया जाना चाहिए, जिसके लिए साइनेप्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग डेवलप किया गॉर्डन एंड प्रिंस ने। एडवर्ड डी बोनो ने 1967 में वर्टिकल और लैटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें 6 थिंकिंग हैट्स एक्टिविटी बहुत ही फेमस है। 1977 तक आते आते टॉरेंस ने क्रिएटिव की स्किल्स को डिफाइन किया और साइको एनालिसिस की टेक्निक्स बताई। 4 क्रिएटिव स्किल्स इन्होंने बताया: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। और टॉरेंस टेस्ट को क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिएटिविटी स्किल्स को मेजर करने के लिए और भी कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे वैलेस और कॉगन बैटरी, गिलफोर्ड मेजरमेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉरिस स्टील का क्यू टेस्ट, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट वगैरह वगैरह। 20वीं शताब्दी तक आते आते क्रिएटिविटी 21st सेंचुरी के इम्पोर्टेंट स्किल में काउंट होने लगी। लोगों का क्रिएटिविटी के बारे में नजरिया बदलने लगा। अब क्रिएटिविटी को कोई बहुत ही बड़े कार्य के साथ नहीं जोड़ा जाता है, इसको रोजमर्रा के इसके साथ भी जोड़ा जाता है।
क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ ही संबंधित नहीं है, इसे साइंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के साथ भी जोड़ा जाता है। इसलिए अब जो क्रिएटिविटी थ्योरी है उनको कहा जाता है यूनिफाइड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन, मोटिवेशन, कई तरह की थ्योरीज को जोड़ा जाता है। ज्यादा वक्त हमारा हो रहा है ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए कि ब्रेन किस तरह से क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। ब्रेन के दो तरह के फंक्शन समझे जाते हैं, लिम्बिक और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो कि राइट और लेफ्ट साइड ब्रेन के साथ संबंधित है। ये किस तरह से किसी पर्सन में क्रिएटिविटी को जनरेट करते हैं, इसको समझने पे काफी कार्य हो रहा है। इस चीज पे भी ज्यादा कार्य हो रहा है कि कैसे क्रिएटिव पर्सनैलिटी को समझा जाए, किस तरह से जीनियस माइंड को समझा जाए, यानी कैसे हम हर किसी में जीनियस होने के गुण को पैदा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी मेजरमेंट और क्रिएटिव प्रोसेस को डेवलप करने पे काफी बल दिया जाता है। होते होते 21st सेंचुरी में क्रिएटिविटी हमारा एक लाइफ स्किल हो गई है। 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके अनुसार क्रिएटिविटी अब तीसरी जगह पर है, तीसरी प्लेस पर इम्पोर्टेंट स्किल है, जबकि ये 2015 में 10th रैंकिंग पर था। यानी 21वीं शताब्दी में क्रिएटिविटी की बहुत इम्पोर्टेंस है, अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन।